बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेट्स। ठीक है, तो हम जो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हम इसके हिस्ट्री वगैरह इन चीज़ों में नहीं जाएंगे। हम जस्ट टेस्ट की तैयारी के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से हम वो पढ़ेंगे और उस पर हमारा फोकस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम सेट्स के डिफिनीशन पे कि सेट होता क्या है। ठीक है, तो सेट की डिफिनीशन है सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेट जो है ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की या एलिमेंट्स की कलेक्शन को कहते हैं। अब वेल डिफाइंड क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हो या एलिमेंट्स हो उनके कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता हो जिसके बिना पे हम उसको पहचान सके कि भाई ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है या क्या है। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब ये होगा कि वो डिफरेंट हो, मतलब रिपीटिशन ना हो सेट में, उन एलिमेंट्स में। अगर इसमें रिपीटेशन आ गया तो फिर ये डिस्टिंक्ट नहीं होगा और इस जो डिफिनीशन है उसको फॉलो नहीं करेगा, इसको होल्ड नहीं करेगा, तो सेट नहीं रहेगा। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें इसमें आप लोगों ने इसको अच्छी तरह समझना है। अब एमसीक्यूज में ये किस तरह आ सकता है? ये इस तरह आ सकता है कि अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों को टीम दिया होगा, ग्रुप दिया होगा, सेट दिया होगा, तो आप लोगों ने सेट में फिर एक निशान लगानी है। ठीक है, इस तरह ये हो सकता है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डैश एंड डैश, तो आप लोगों ने वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना है और ये याद रखनी है। तो ये डिफिनीशन है, सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा चीज़ें कुछ नहीं। अब आते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स पे। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हम जिसको हम पढ़ेंगे वो है इक्वल और इक्विवेलेंट का। इन दोनों में आप लोगों ने डिफरेंस जो है वो अंडरस्टैंड करना है। तो इक्वल तब होंगे जब हमारे पास उनके एलिमेंट्स जो है वो सेम। ठीक है, मतलब एलिमेंट्स इक्वल हो। ठीक है, हमारे पास फर्ज करें ए सेट है और इसकी है 1 और 2 और 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेट हो गया। हमारे पास बी सेट है, उसमें इस तरह जो है वो एक्स वाई जी कर ले। ठीक है, ये भी इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मैं अगर इक्वलेंट का टर्म यूज़ करूँ यहाँ पे तो वो बेस्ट होगा। क्योंकि अगर हम ये वैल्यू असाइन करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1, y की वैल्यू हो जाएगी 2 और z की वैल्यू हो जाएगी 3। अब इक्वलेंट में क्या है? इक्वलेंट में ये है कि इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे एक्स वाई जी तीन है, यहाँ पे 1 2 3 ये भी 3 है, तो ये इक्वलेंट है। अब इक्वल किस लिहाज से? हमने वैल्यूज असाइन की, हम x की जगह 1 लिख सकते हैं, y की जगह 2 लिख सकते हैं, z की जगह 3 लिख सकते हैं, तो ये इक्वल भी हो गया। ठीक है, अब जो है अगर यहाँ पे 1 2 3 है, बी सेट में है 4 5 6, तो ये इक्वलेंट है। ठीक है, सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है इसमें, लेकिन ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस है, आप लोगों ने ये भी अंडरस्टैंड करना है। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है एमसीक्यूज में। ये इसके डिफिनेशन में लिखा भी है कि the two sets A and B are called equivalent sets if the number of elements। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये इक्विवेलेंट है। इसको इस साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इसका साइन है, आप लोगों ने ये भी याद रखना है। और इक्वल सेट्स जो है ये देखें ऑल एलिमेंट्स सेम। ठीक है, इसमें सेम एलिमेंट्स हो या हम असाइन करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे जब हम ऑपरेशन करेंगे इस पे तो या अलजेब्रा अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसकी तैयारी की होगी उसकी, तो उसमें ये चीज़ आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हम ये वैल्यूज किस तरह असाइन करते हैं और इसको क्या कहते हैं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों ने याद रखना है, और वो है ये है कि अगर सेट में हमारे पास कोई एक एलिमेंट हो, ठीक है, तो वो उसको हम सिंगलेटन कहते हैं। जिस तरह कि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, यहाँ पे ये 2 मैं ड्रॉप कर लूँ, ये मैं नहीं लिखूँ, मैं सिर्फ 1 लिखूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंगलेटन हो गया। इसको कुछ लोग सिंगलेटन कहते हैं, कुछ सिंगलटन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि अ सेट हैविंग वन एलिमेंट इज कॉल्ड डैश। ठीक है, नीचे उसने ऑप्शंस दिए होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। फिर दूसरी प्रॉपर्टीज जो है वो है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स की। ठीक है, ये वही फाइनाइट और इनफाइनाइट है जो आप लोगों ने नंबर्स में पढ़े हैं या नंबर्स में आप लोगों ने इसको देखे होंगे। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइनाइट वही होते हैं जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ये भी एक टर्म यूज होता है इसके लिए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि फाइनाइट सेट है। और जिसमें ये नंबर ऑफ ये डॉट डॉट्स लगे हो लास्ट में,
ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि भाई ये सेट यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, ये आगे चलता जा रहा है और लास्ट वाला जो हिस्सा है वो हमें नहीं पता, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, उसको हम कहते हैं कि ये इनफाइनाइट सेट है, इसका लास्ट वाला हिस्सा हमें नहीं पता। इसमें जो नंबर्स है वो अनलिमिटेड है और इसको हम काउंट नहीं कर सकते कि इसमें कितने हैं, इस वजह से इसको इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों ने डिफरेंस समझना है कि फाइनाइट सेट कौन सा है, इनफाइनाइट सेट कौन सा है। हो सकता है उन्होंने जिस तरह ये बी लिखा हुआ है इस तरह का कोई सेट दिया हो और आप लोगों से पूछे कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में डिफरेंस हो गया। अब जो है एक और चीज़ है कि अगर हमारे पास सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको ये तीन नाम कहते हैं। ठीक है, एक है एम्प्टी सेट, एक है नल सेट और एक है वाइड सेट। ठीक है, तो ये तीनों नाम आ सकते हैं, ये मेरे ख्याल से ग्रुप में किसी ने पोस्ट भी किया हुआ था ये एमसीक्यू, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि एन एम्प्टी सेट इज आल्सो नोन एज या सेट विद हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट। ठीक है, ये तो ये तीनों उसके नाम है। अब ये नल सेट जो है, एम्प्टी सेट जो है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, उसका सिंबल क्या है, एक ये है एक ये है, ये दो सिंबल्स हैं उसके। अब कुछ लोग इसमें इस तरह कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो जीरो और इस पे क्रॉस लगा हुआ है इसको इसके अंदर रख देते हैं, ये जो ब्रैकेट्स हैं इसको करली ब्रैकेट्स भी कहते हैं, ब्रेसेस भी कहते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर रख देते हैं, तो फिर ये एज एन एलिमेंट कंसिडर होगा, ये फिर सिंगलेटन होगा, इम्प्लिसिट नहीं होगा। ये आप लोगों ने इस तरह अलग लिखना है, इस तरह जीरो, इसके ऊपर क्रॉस, ये हमारे पास अब जो है इम्प्लिसिट शो कर रहा है या नल सेट शो कर रहा है। अगर ये इस तरह के खाली ब्रेसेस है तो ये भी हमारे पास नल सेट शो कर रहा है। ठीक है, ये आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आती है वो है सुपरसेट और सबसेट की। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ, ऐसे कि फर्ज करें हमारे पास घर है कोई। ठीक है, और उस घर में जो है 5 कमरे हैं और 5 कमरे जो है तो ये पूरा इसका सेट हो गया। ठीक है, इसको यूनिवर्सल सेट भी कह सकते हैं आप लोग और सुपर सेट भी कह सकते हैं। अब मैंने सिलेक्ट किए इनमें से सिर्फ 3 कमरे, तो ये 3 कमरे जो है ये इसका सबसेट हो गया। सबसेट का मतलब है ये सुपर सेट का एक पार्ट होगा या यूनिवर्सल सेट जो है इसका एक पार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने यही कहा हुआ है कि if each element of set A is also an element of set B, then set A is called subset of set B। अगर A का हर एक एलिमेंट जो है वो B में भी मौजूद है, जिस तरह के 3 कमरे हैं, ये 3 कमरे उन 5 कमरों से ली गई है, ये उसी घर में मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं कि ये सबसेट हो गया। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसका सिंबल कौन सा है, वो ये है। ठीक है, कि A is a subset of B। ठीक है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसको हम ये साइन भी आ सकता है इसमें, ये प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट को फिर आगे डिफाइन करता है। तो अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं इस सिंबल को, जिसका ये क्लोज्ड वाला पोर्शन जिसके तरफ हो तो वो सबसेट होगा, जिसका ये ओपन वाला पोर्शन जिसके तरफ हो तो वो हमारे पास सुपर सेट होगा। ठीक है, यहाँ पे ये कैसे बताएंगे हम कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है कि ए में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे बी में मौजूद है या बी से लिए गए हैं। ठीक है, इस तरह ये सारे हम कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, सी इज अ सबसेट ऑफ डी, डी इज अ सबसेट ऑफ सी। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात और इसने यहाँ लिखी हुई है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स सेट। ठीक है, कि हर एक सेट जो है वो अपने आप का भी सबसेट होता है। जिस तरह के हम कहते हैं ना कि मल्टीपल्स ऑफ 9 लिखें, तो हम लिखते हैं कि मल्टीपल ऑफ 9 1 3 एंड 9। तो हम कहते हैं कि एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। सही है, या जिस तरह हम प्राइम नंबर्स में कहते हैं, वो आगे हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो वो हर नंबर जो है वो खुद का भी मल्टीपल होता है, तो यहाँ पे भी वही फार्मूला लग रहा है कि हर एक सेट जो है वो खुद का भी एक सबसेट होता है। ठीक है, इस तरह ये हम डिनोट करेंगे, वो फिर ये जो है ये इम्प्रॉपर सबसेट में आ जाएगा। अगर बिल्कुल इक्वल हो ना तो इसको फिर हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं, ये भी एक्सप्लेन है आगे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब अच्छा, अब इसको हम इस तरह उल्टा भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखें, हम कहते हैं ना कि A इज अ सबसेट ऑफ B, तो हम ये भी कह सकते हैं कि B इज अ सुपर सेट ऑफ A। यहाँ पे सिर्फ यही बात एक्सप्लेन है कि अगर ये जो क्लोज्ड वाला पोर्शन है ये ए की तरफ है तो ये सबसेट होगा, ओपन वाला जिसके तरफ है वो सुपर सेट होगा। बस इस सैम्पल को अंडरस्टैंड करें और इसके जो टर्मिनोलॉजीज है ये आप लोग अंडरस्टैंड करें, बाकी सब कुछ आप लोगों को समझ आ जाएगा।
ये प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर ये छोटा है, इससे जिस तरह मैंने घर का एग्जांपल लिया था, तो मैं दोबारा वही बता दूंगा कि अगर मैंने 5 रूम्स जो है वो सिलेक्ट की हुई है, पांचों के पांचों, तो ये होगा इम्प्रॉपर सबसेट, क्योंकि ये इक्वल है, जो सबसेट है और सुपर सेट है दोनों इक्वल है, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। अब अगर ये पांचों कमरों से मैंने सिर्फ 3 कमरे सेलेक्ट की हुई है, तो ये प्रॉपर सबसेट होगा। सही है। प्रॉपर सबसेट को डिनोट करने के लिए हमारे पास ये सिंबल है, इसमें वो नीचे यहाँ पे वो बार नहीं लगा हुआ जो कि इक्वल को भी शो कर रहा है। ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट को शो लिखने के लिए हम हमारे पास वो बार लगा होगा यहाँ पे। ठीक है, जिस तरह के यहाँ पे है कि if set A is subset of set B and A is also equal to B, then A is called improper subset। ठीक है। हमारे पास अगर B जो है ये A का सबसेट है और ये दोनों इक्वल B है, तो वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। जिस तरह की मैंने घर वाला एग्जांपल दिया, आप लोग इसको माइंड में रखें, फिर इसके साथ मैपिंग करें, कंपेयर करें, तो आप लोगों को ये चीजें समझ आती जाएगी। अब ये इंपॉर्टेंट सैम्पल्स है, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। ये आगे जब हम ऑपरेशन करेंगे इस पे, तो ये हमारे काम आएंगे, स्पेशली जब हम इसके जो राइटिंग के टाइप्स है, मतलब कि एक डिस्क्रिप्टिव है, टेबुलर है और सेट बिल्डर नोटेशन है, या सेट बिल्डर नोटेशन, हाँ, तो नोटेशन फॉर्म में ये सारी चीज़ें काम आ सकती हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। इसका मतलब है कि एज अ मेंबर ऑफ या बिलोंग्स टू। ठीक है, फर्ज करें अब मेरे पास कोई सेट है नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, नेचुरल नंबर्स जो है वो हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और उसमें 1 से वो स्टार्ट होते हैं, आगे सारे नंबर्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो 1 2 3, और आगे मैं डॉट्स लगा देता हूँ, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब इससे मैं सिर्फ इवन वाले नंबर्स निकाल लेता हूँ, 2 4 6 8। ठीक है, एंड सो ऑन, आगे चलता जाएगा। तो ये जो है ये बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से भी। मैं कह सकता हूँ कि इवन नंबर आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये मैं मेंबर ऑफ या बिलोंग्स टू ये सिंबल यूज कर सकता हूँ। अगर नहीं करते बिलोंग, फिर मैं इस पर एक क्रॉस लगा के नॉट बिलोंग टू कर दूंगा। ये नल और एम्प्टी सेट का जो है सिंबल है, ये भी आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया, मैंने बता दिया आपको। इसके अंदर इक्वल और नॉट इक्वल ये सिंपल है, ये इक्विवेलेंट का सिंबल है। और ये जो है सबसेट और सुपर सेट और इनका है। ठीक है, अगर नहीं है तो इस पर क्रॉस लगा देते हैं। बाकी ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, शायद आप लोगों को समझ आया हो। और ये बाकी दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि याद रखने हैं आप लोगों ने, कि हमेशा सेट को हम जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। सही है, स्मॉल लेटर से नहीं करेंगे। अगर स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है और आप लोग कहें कि ये सेट सही है, तो आप लोगों ने कहना कि नहीं, ये नहीं सही, क्योंकि ये स्मॉल लेटर से डिनोट किया गया है। दूसरी बात उसने की है कि कामा से हम जो है एलिमेंट्स को सेपरेट करेंगे। हमारे पास है 1 2, तो बीच में कामा लाजमी है। ठीक है, इस तरह 3, ये माउस से मैंने कभी लिखा नहीं है, पहली दफ़ा लिख रहा हूँ, तो इस वजह से मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। ठीक है, तो ये हो गया 4, तो इसकी ये कामा आप लोगों ने लगाना है, सेपरेट करना है, अदरवाइज ये मैट्रिक्स नहीं होगा। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि कामा नहीं लगा हो, आप लोगों को बताएं कि ये सेट है कि नहीं है। ठीक है, इस तरह ये चीज़ें हैं कि इसको ब्रैकेट्स या ब्रेसेस कहते हैं। ये इसमें लाजमी इंक्लोज हो, जो कि स्पेशली टेबुलर फॉर्म है। इसको जो हिंसों में हम लिखते हैं ना, इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ये आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेट्स जो है इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। मैं लिखूँ 1 3 2 4, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं लिखूँ 4 3 2 1, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सही है, जिस ऑर्डर में लिखें मर्जी है। अब एलिमेंट्स ऑफ सेट डू नॉट रिपीट इटसेल्फ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैंने शुरू में भी ये बताया कि कोई भी एलिमेंट जो है ये रिपीट नहीं होगा, अदरवाइज ये सेट ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो डिफिनीशन पे पूरा नहीं उतरेगा। फिर अगर ये ऐसा है कि 1 2 2 3 4, तो ये सेट ही नहीं है, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। ठीक है, तो रिपीटिशन बिल्कुल नहीं अलाउड। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि फर्ज करें हम सेट्स पे अब जो है ऑपरेशन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसके साथ यूनियन फाइंड कर रहे हैं, इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं। तो हम लाजमी कुछ नंबर्स लेंगे। तो वहाँ पे हमारे पास लिखा होगा कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स कौन से हैं। सेट्स तो हमें समझ आ गया, लेकिन अब हमें नेचुरल नंबर समझ नहीं आ रहे, तो हम फिर भी सेट्स पे काम नहीं कर सकते। या हमें कह रहे हैं कि एंटीजर्स का, हमें एंटीजर समझ नहीं आ रहे, तो हम काम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये मैंने ये पोर्शन रखा हुआ है कि ये भी रिपीट हो जाए, थोड़ा आप लोगों को समझ आ जाए, ताकि तभी आप लोग उस पर काम कर सकेंगे। ठीक है,
ये है कि डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड होल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से और होल नंबर कौन से, ये आप लोगों को शायद पता भी हो, फिर भी मैं बता देता हूँ। नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और आगे चलते जाते हैं। बिल्कुल नेचुरल नंबर्स है जिसमें कोई चेंज नहीं है, कोई भी नंबर स्किप नहीं हो रहा, लेकिन 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ये 3 डॉट्स मैंने लगाए, इसका मतलब है इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, इसका कोई लास्ट टर्म जो है वो हमें नहीं पता। इस तरह होल नंबर्स जो है वो 0 से स्टार्ट होंगे। तो नेचुरल और होल नंबर्स में सिर्फ यही डिफरेंस हो गया कि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होंगे। नेचुरल नंबर्स हम n पे डिनोट करेंगे, कोई भी सेट डिनोट कर रहे हैं कैपिटल अल्फाबेट पे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो नॉन बात है, ये मैंने बता दिया है, तो आप लोगों ने याद रखना है इसको। कैपिटल होगा, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है, और होल नंबर जो है वो W पे डिनोट होगा, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें ये आप लोगों ने याद रखनी है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है। सिर्फ ये 0 का डिफरेंस है। होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने ये भी लगा दिया है कि अगर हमारे पास होल नंबर्स है, हम उसको ऐड करें तो हमारे पास होल नंबर्स ही आएंगे। अगर नेचुरल नंबर्स है, हम नेचुरल नंबर्स आपस में ऐड करें तो नेचुरल नंबर ही आएंगे। सब्ट्रैक्शन में ये नहीं होगा। ये आगे प्रॉपर्टीज है, कुछ कुमुलेटिव प्रॉपर्टीज है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। कुमुलेटिव तो खैर यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं होंगे क्योंकि ये इतने बड़े लेवल के नहीं है, वो एफएससी लेवल के होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम आगे एक्सप्लेन करके जाएंगे, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन में सेम नहीं होंगे। इस तरह जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि कोई ऐसा नंबर जो हम किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें और उस चीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़े, तो वो क्या होगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हम देखें तो सिर्फ 1 एक ऐसा नंबर है, इसको हम किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं ना 2 1 दा 2, आड़े पढ़ते हैं, टेबल्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में। 5 1 दा 5, सही है, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इस तरह एक और आइडेंटिटी होती है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि अगर हम उसको ऐड करेंगे तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होगी, 0। ठीक है, 0 मैं किसी भी चीज़ में ऐड करूं तो वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं 2 में ऐड कर रहा हूं तो 0 + 2 2। अगर मैं 100 में ऐड करूं तो 0 + 100 वापस 100। सही है, आप लोगों ने 100 के में ऐड करना है, साथ नहीं लिखना, अदरवाइज वो 1000 हो जाएगा। लेकिन ये एडिशन का ऑपरेटर जो है, इस चीज़ को ऑपरेटर कहते हैं, ये ऑपरेटर आप लोगों ने लगाना है। ठीक है, इसका ख्याल रखना है। बाकी जो है हमारे पास इवन नंबर्स आ गए। ठीक है, तो इवन नंबर्स हमारे पास स्टार्ट होते हैं 2 से। ये नेचुरल नंबर का एक सबसेट है या होल नंबर का सबसेट भी कह सकते हैं। 2 4 6 8 एंड आगे चलते गए हैं, सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास है इवन नंबर जो कि कैपिटल ई पे डिनोट होते हैं, और ये ब्रेसेस में हमने बंद कर दिया है, ये डॉट डॉट्स लगा देता है क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो 0 लगाया गया है, ये 0 इवन में नहीं आता, ये उन्होंने इस रूल्स को या इन सब को अंडरस्टैंड करने के लिए लगाया हुआ है कि यहाँ पे कौन से जो है इवन है, कौन से आड है। अब तो ये अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 16 है, 14 है, 18 है, ये चीज़ें तो वो तो मुझे समझ आ रहे हैं कि वो इवन है। लेकिन अब अगर इस तरह कोई कॉम्बिनेशन हो जिसमें बहुत ज़्यादा हिस्से हो, तो उसका मुझे कैसे पता चलेगा कि इवन है या ऑड है। तो ये उन्होंने इस रूल के लिए ये लिखा हुआ है कि इसके लास्ट हिस्सा जो है हम वो देखेंगे। लास्ट हिस्सा इसका अगर इवन है तो हम कहेंगे कि भाई ये इवन नंबर है। ठीक है, या इसके लास्ट हिस्से में 0 हो तो तब भी हम कहेंगे कि ये इवन नंबर है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 है, ये इवन नंबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये इवन नंबर नहीं है। यहाँ पे इसने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है, इज नॉट एन इवन बिकॉज डिजिट एट वंस प्लेस इज 3। अब आप लोगों को ये वंस प्लेस जो है ये अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक है, हम कहते हैं कि फर्ज करें कोई भी हिस्सा है, हम देखते हैं ये वाला उठा लेते हैं, हम कहते हैं वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000। तो ये इस वंस प्लेस की बात कर रहे हैं।
ठीक है। वंस प्लेस का मतलब ये हम कहते हैं ना, उर्दू में अगर आप लोग उर्दू मीडियम से पढ़े हैं तो क्या कहते हैं उसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह कुछ कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहे वो। ठीक है, लेकिन ये वही है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000। ठीक है, तो वंस प्लेस वाला टर्म जो है इनसा है, हम वो देखेंगे। अब ये 7 है, ये ऑड है, तो ऑब्वियसली पूरा नंबर ऑड हो गया। सही। इस तरह ये ऑड नंबर्स का बता रहे हैं। ऑड नंबर्स जो है वो हमारे पास स्टार्ट होते हैं 1 से, आगे चलते जाते हैं। ठीक है, 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, तो ये इवन नंबर्स जो है वो बीच में स्किप हो रहे हैं, बाकी सारे जो है वो ऑड है। तो ये हमारे पास ऑड नंबर्स का डिफिनीशन है कि वो 2 पे डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है शायद, हाँ ये लिखा हुआ है कि वो 2 पे डिविजिबल नहीं होंगे, नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, तो वो ऑड होंगे। अगर ये 2 पे कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो इवन नंबर होंगे। ये भी डिफिनीशन में आ सकता है वहाँ पे कि इन ऑड नंबर्स आर डैश डिविजिबल बाय 2, तो नॉट एग्जैक्टली, कंप्लीटली, इस तरह ये सारी चीजें लिखे होंगे। तो आप लोगों ने उसमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके लिखना है ये क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो ऑड नंबर्स जो है वो 2 पे डिविजिबल नहीं होंगे, इवन नंबर्स जो है वो 2 पे डिविजिबल होंगे। अब देखें यहाँ पे, आइडेंटिफाई द ऑड और इवन नंबर्स एज द मल्टीपल्स ऑफ 2। ठीक है, तो आप लोग जो है ये अंडरस्टैंड करें कि ये इवन है या ऑड है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसका लास्ट टर्म, जिसको वंस प्लेस या इकाई कहते हैं शायद उर्दू में। तो अगर ये इवन है तो ये पूरा नंबर इवन होगा, अगर ये ऑड है तो पूरा नंबर ऑड होगा। सही है, ये इवन है, ये ऑड है, ये जो है इवन है, ये ऑड है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि इवन ऑड में क्या डिफरेंस है, और ये वो हम किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरह पहचान पाएंगे। तो हमने कौन कौन सी चीज़ें सीखे नंबर्स के हवाले से, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का हमने सीखा, और हमने सीखा इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स हमने सीखे। अब आते हैं प्राइम नंबर्स पे। प्राइम नंबर्स जो है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ठीक है, लेकिन इजी है, बहुत इंतहाई आसान है ये। प्राइम नंबर्स जो है वो वही नंबर्स है जिसके मल्टीपल्स होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक इटसेल्फ, मतलब कि वो नंबर खुद। सही है। अब प्राइम नंबर्स जो है वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते जाते हैं, लास्ट में ये डॉट्स लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि इंफिनिटी तक जा रहे हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब इसमें आप लोग नोट करें, यहाँ पे 9 जो है वो स्किप हो गया है, 9 क्या है, वो ऑड में आ रहा है। तो 2 इवन का इसने कैप्चर किया हुआ है, 9 जो है वो ऑड का ड्रॉप किया हुआ है, या फिर 15 भी ड्रॉप किया हुआ है। वो क्यों ड्रॉप की हुई है, मैंने आप लोगों को अभी भी 9 के जो है फैक्टर्स बताए थे कि फर्ज करें हम 9 के फैक्टर्स बता रहे हैं, तो 1, 3, 9, एक तो 9 इटसेल्फ, एक 1 और 3, 3 दा 9 भी आ रहे। तो 3 के फैक्टर्स ज्यादा बन रहे हैं, कितने बने, 3 बने, एक 1, 3 और 9। तो इस वजह से वो प्राइम नंबर्स में नहीं आएगा। प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, वो नंबर खुद और 1। इस तरह के अगर हम यहाँ पे देखें 23 का, तो ये टेबल में नहीं आ रहा, कहीं भी टेबल में नहीं आ रहा। अगर हम करें 7, 3 दा 21, सही है, 3, 8 दा 24, 23 कहीं पे भी नहीं आ रहा। 23 सिर्फ एट सेल्फ मल्टीप्लीकेशन, 23 1 दा 23, और ये कहीं भी नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, प्राइम नंबर है। सही है, तो अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है आप लोगों ने, ये प्राइम नंबर का मैंने बता दिया। 8 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे मल्टीपल्स बनते हैं। 8 2 4 दा 8, 2 भी हो गया, 4 भी हो गया, 8 1 दा 8 वो भी हो गया, 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो उससे भी 8 आता है। इस तरह बहुत सारे फैक्टर्स बन जाते हैं इसके। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो गए। इस तरह ये बाकी जो है ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं इसके। अब कंपोजिट नंबर्स जो है ये बुक में बिल्कुल इसी तरतीब से, तो मैंने भी वही लिख दिया है, लेकिन ये कंपोजिट नंबर इन्होंने पहले डिस्क्राइब करना चाहिए था कि हमारे पास जो नंबर्स है वो एक होते हैं कंपोजिट और एक होते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स में हमारे पास क्या है कि वो नंबर्स जिसके एक से ज्यादा, इसके 2 से ज्यादा जो है मल्टीपल्स बन रहे हैं। ठीक है, विच है मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके फैक्टर्स ज्यादा बन रहे हैं वो कंपोजिट है। तो अब इवन ऑड वाले ये सारे चीजें जो है वो कंपोजिट में आ रहे हैं। ठीक है, एक हो गया प्राइम, मतलब कि नंबर्स हमारे पास यहाँ पे इस लिहाज से, फैक्टर्स के लिहाज से डिवाइड हो रहे हैं 2 में। एक है
प्राइम नंबर्स और एक है कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स वही है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, प्राइम नंबर्स वही है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। यहाँ पे ये भी आप लोग नोट कर लें कि 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज आल्सो इन प्राइम। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, सही है। तो ये चीज भी आप लोग याद कर लें। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस, कंपोजिट नंबर जो है ये एक सुपर सेट है और फिर बाकी इवन आड और ये चीज है ये इसके सबसेट्स हैं, सही है। प्राइम नंबर्स के जो होते हैं 2 फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स के ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, सिंपल सी बात है। अब आते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स जो है ये जेड पे डिनोट होता है, ठीक है जी। और जो है ये पॉजिटिव वाले साइड पे भी होते हैं, नेगेटिव वाले साइड पे भी होते हैं। एक हमारे पास होते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो होते हैं वो फर्ज करें हम कहते हैं ना ये 1 है ये 2 है, इसको डिस्क्रीट कहते हैं। जो कि एग्जैक्ट नंबर होता है इसको डिस्क्रीट कहते हैं, ठीक है। ये डिस्क्रीट नंबर है 1, ये डिस्क्रीट नंबर है 2। अब इन दो नंबर्स के बीच यहाँ पे हम कहते हैं ना 1.001, 1.001, 1.111 इनफाइनेट नंबर्स है। यहाँ पे 1 और 2 के बीच कितने नंबर्स है? इनफाइनेट। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 1 एंड 2, या उन्होंने कुछ रेंज दिया हो तो आप लोगों ने क्या लिखना है? इनफाइनेट नंबर्स है, सही है। तो अब ये रियल नंबर होंगे। अगर हम वो भी कंसिडर कर रहे हैं इसको, इस ये जो लाइन बनाए हुए ना इन्होंने, इसको रियल नंबर लाइन कहते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड पे हमेशा नेगेटिव होंगे, राइट साइड पे हमेशा पॉजिटिव होंगे, ये रियल नंबर लाइन है। अगर हम इसको डिस्क्रीट कंसिडर कर रहे हैं तो ये हमारे पास इंटीजर्स होंगे, सही है। अब इंटीजर्स जो है ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स में इन्होंने डिवाइड की हुई हैं कि अगर ये पॉजिटिव साइड के हैं तो इसको हम जो है पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे, अगर ये नेगेटिव साइड के हैं तो हम इसको कहेंगे कि ये नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। दीज आर नेचुरल नंबर्स आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर पॉजिटिव साइड पे ये नेचुरल नंबर होंगे, सही है। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के कॉम्बिनेशन को हम इंटीजर्स कह सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में हमने डिस्क्राइब किया ना, उसमें नेगेटिव का हमने जिक्र नहीं किया। होल नंबर में हमने नेगेटिव का जिक्र नहीं किया। पहले नेचुरल नंबर थे, यहाँ तक थे, फिर होल नंबर्स आ गए, यहाँ 0 भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। अब जो है हम जेड पे आ गए। जेड क्या है? इंटीजर्स, ये सारे इसमें आ गए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसके डिफरेंस जो है वो अंडरस्टैंड करनी है और आप लोगों ने ये समझना है। अब ये इसको वेन डायग्राम नोटेशन कहते हैं। वेन डायग्राम ये है कि यहाँ पे ये रियल नंबर्स, ये पूरा जो सेट है ये सारे रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स जिसमें ये फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं और रेशनल भी आ जाते हैं, इरेशनल भी आ जाते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, ये सारी चीज़ें आ जाते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स को हमने 2 में डिवाइड की हुई है, एक है इरेशनल, एक है रेशनल नंबर्स, ठीक है। इरेशनल नंबर्स वही है जिसका डिवीजन खत्म नहीं हो रहा, जिस तरह के पाई की वैल्यू है 22/7, ठीक है, या 22/7 या 3.14 और आगे चलता गया है बहुत, ये खत्म नहीं हो रहा इसका डिवीजन। तो इसको हमने इसको किस में रखा है? इरेशनल में। दूसरा पहचान ये है कि जो प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स उसका अंडर रूट आ जाए तो ये इरेशनल है, ठीक है। या लॉग जो है लॉगरिथम, ठीक है, लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एनी नंबर, तो ये भी इरेशनल नंबर हैं सारे, ठीक है। बाकी सारे जो है कि जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। और जिसका जो डिवीजन है वो खत्म हो रहा हो, टर्मिनेट हो रहा हो कहीं ना कहीं पे, लेंथी हो भले लेकिन टर्मिनेट हो रहा हो, तो वो हमारे पास क्या होंगे? रेशनल नंबर्स होंगे। अब रेशनल नंबर्स जो है उसमें से फिर इंटीजर्स बनते हैं। अगर हम इसमें जो है ये बीच वाले, जिस तरह मैंने रियल नंबर का बता दिया, वो नंबर्स इग्नोर करें तो हमारे पास इंटीजर्स बच जाएंगे। अगर हम इंटीजर्स में से नेगेटिव साइड वाले इग्नोर करें, ये 49 आप लोग कहेंगे यहाँ पे अंडर रूट की आपने बात की, वो रेशनल में आएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट कैसे आ गया? अंडर रूट यहाँ पे इसलिए आ गया कि ये 49 जो है ये अंडर रूट, ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 49 किस चीज का मल्टीपल है? 7 क्रॉस 7, मतलब 7 7 दा 49, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो जाएंगे, 7 स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो ये सिर्फ 7 बच गया, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे आ गया, लेकिन ये +-7 बचेगा, ठीक है। तो ये इसकी अलग कहानी है कि हमें नहीं पता कि जब ये 47 अंडर रूट बन रहा था तो ये प्लस था या माइनस था, क्योंकि अगर हम हमारे पास पावर है, पावर हमारे पास ऑड हो तो ये नेगेटिव साइन जो है ये चेंज नहीं होगा। अगर पावर जो है ये इवन हो तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फर्ज करें मेरे पास है -7,
ठीक है, इस पे मैं स्क्वायर लगा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा क्या, +49। ठीक है, अगर ये माइनस ब्रैकेट से बाहर है और ये मैं कर रहा हूँ स्क्वायर, तो ये -49 का होगा। ठीक है, इस तरह ये है कि ये प्लस माइनस हम इसलिए लगा रहे हैं कि जब हम 49 कर रहे हैं तो हमें पता नहीं कि ये प्लस का रूट भी और इसका इसके रेंज का भी आ जाता है, वो बाद में जो है जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके डिटर्मिनेंट्स और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें ये फिर सही तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं अगर होल नंबर्स, अगर इंटीजर से हम ये नेगेटिव वाली साइड हटा दें तो हमारे पास होल नंबर्स बच जाते हैं। होल नंबर से हमने 0 हटा दिया तो नेचुरल नंबर्स बच जाएंगे। नेचुरल नंबर से अगर हम इवन हटा दिए तो ऑड नंबर बच जाएंगे, अगर ऑड हटा दिए तो इवन नंबर बच जाएंगे। ये सारा जो है ये नंबर सिस्टम है, इसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं हमारे पास के सेट्स जो है वो हम 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन डिस्क्राइब अ सेट, या वी कैन राइट या डिनोट अ सेट। तो आप लोगों ने लिखने हैं कितने, 3। कौन कौन से, डिस्क्रिप्टिव है, सेट बिल्डर फॉर्म है और टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव नाम से जाहिर है कि वो डिस्क्रिप्शन होगा, वो वर्डिंग में होगा, कॉमन लैंग्वेज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। वी डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंबर्स ऑफ अ सेट इन एनी कॉमन लैंग्वेज। मेंबर्स ऑफ अ सेट का मतलब है कि एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। ठीक है, इन एनी कॉमन लैंग्वेज। हम उर्दू में भी बता सकते हैं, इंग्लिश में भी बता सकते हैं कि अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर जीएसटी, सेट ऑफ द स्टूडेंट्स अप्लाई या कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर पीएचडी। अब इसको एनी कॉमन लैंग्वेज में आप लोग जो है कह सकते हैं भाई, कोई भी प्रॉपर्टीज है उससे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, मैं पश्तो में बताऊं तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, उर्दू में इंग्लिश में इन चीज़ों में बताया ताकि समझ आ जाए। कॉमन लैंग्वेज का मतलब ये है कि समझ आने वाली कोई लैंग्वेज है। सही है। अब दूसरा फॉर्म क्या है, टेबुलर फॉर्म। यहाँ पे टेबुलर पहले लिखा है तो हम टेबुलर एक्सप्लेन कर लेते हैं। टेबुलर फॉर्म कौन सा है, ये वही है जो 1 2 3 फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये आ सकता है कि ये इस तरह कोई फॉर्म लिखा हो 1 2 3 वाले, जिसको हमने लाजमी ब्रेसेस में बंद करना है। ठीक है, ये लिखा है ना, वी टेबुलेट द मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन द ब्रेसेस। ठीक है, इसको करली ब्रैकेट्स भी कहते हैं, ब्रेसेस भी कहते हैं, एंड सेपरेट देम बाय कॉमास, इसको कॉमास से सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, टेबुलर फॉर्म होगा, 1 2 3 लिखते हैं ये सारी चीजें। इसके बाद है शिफ्ट बिल्डर फॉर्म, या इसको कहते हैं शिफ्ट बिल्डर नोटेशंस। इसको हम सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हम ऐसा करते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फिर कहते हैं एंड, ये जो उल्टा साइड का आर्ट होता है अरबिक का, ये होता है एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, इसको भी करली ब्रैकेट्स में हम बंद कर लेते हैं। x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब 10 से इक्वल या लेस देन जितनी भी नेचुरल नंबर है। तो आप लोग को ये लिख सकता है कि ये फॉर्म आ जाए, और आप लोग को बताएं कि ये कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, या नन ऑफ द अबव है। तो आप लोगों ने इसमें सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म, ये सारे कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। अब सेट बिल्डर नोटेशन अगर हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें ना ये आप लोगों को समझ आनी चाहिए। ये सच दैट के लिए यूज हो रहा है, ये डिवीजन के लिए यूज नहीं हो रहा है। ये ग्रुप में उस दिन किसी ने पूछा था, तो ये डिवाइड नहीं है, सेट्स के फॉर्म में ये डिवाइड नहीं होता। सेट्स के फॉर्म में डिवीजन को है वो हम सब्ट्रैक्शन से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमारे पास a माइनस बी का मतलब है कि a डिवाइड बाई बी। ठीक है, सेट्स में आप लोगों ने ये याद रखना है। ये जो है एंड के लिए यूज हो रहा है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि अरबिक का 8 जो है वो हमारे पास एंड में है, और ये इसको उल्टा करें तो हमारे पास ये आर हो जाता है। ठीक है, ये ऑपरेशन है, इसको बिटवाइज ऑपरेशन कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जो कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस के लिए है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आप लोगों ने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। ये 3 9 3 6 9 12, तो ये हमारे पास है मल्टीपल्स ऑफ 3। हाँ, ये लिखा हुआ भी है, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है उन्होंने खुद। द सेट ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3, 1 2 3 4, 4 इनसे है, तो मल्टीपल्स ऑफ 3। ये लिखा है AEIOU, आप लोग लिख सकते हैं कि इंग्लिश वॉवेल अल्फाबेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस देखें कि एलिमेंट्स जो है वो स्मॉल लेटर्स है, लेकिन जो जिस नंबर से डिनोट किया हुआ है, जिस अल्फाबेट से डिनोट किया हुआ है वो कैपिटल है।
लाजमी है वो कैपिटल होगा। मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि इस तरह एमसीक्यू आ सकता है कि वो स्मॉल लेटर से डिनोट करे आप लोगों के कि ये सही है कि नहीं, तो आप लोगों ने कहा ये नहीं सही। ठीक है, इस तरह एक ये है होल नंबर का 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप लोगों ने लिखना है कि सेट ऑफ फर्स्ट 9 होल नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे एज एन एलिमेंट कंसिडर हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हुए हमारे पास 9। ठीक है, या आप लोग लिख सकते हैं कि सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन आर इक्वल टू 9, लेस देन आर इक्वल टू 8 या लेस देन 9, सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 9। ठीक है, अब ये है कि सेट ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग विद एम, दूसरा मेरे ख्याल से तीसरा कोई नहीं है ना इनसे स्टार्ट होने वाला, तो मार्च मई। ठीक है, ये दोनों है सेट ऑफ द मंथ्स स्टार्ट्स विद एम। ठीक है, इस तरह ये है ब्यूटीफुल, तो इसको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है कि द वर्ड सेट ऑफ द अल्फाबेट्स फॉर्मिंग ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL होता है। ठीक है, यहाँ पे वो यू ड्रॉप किया गया है, क्यों? क्योंकि सेट में रिपीटिशन नॉट अलाउड। एक यहाँ भी यू होना चाहिए था ना ब्यूटीफुल को कंप्लीट करने के लिए, तो अगर रिपीटिशन आता तो फिर ये सेट ही नहीं होता, बाकी सारे ऑपरेशंस जो है वो हम इस पर अप्लाई ही नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह ये है टेबुलर फॉर्म में लिखने का कि क्या हो गया। अच्छा, सेट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स, तो आप लोगों ने लिखना है ए, यहाँ चूंकि ए है इसको उन्होंने ए का नाम दिया तो हमने भी ए का नाम दे दिया, करली ब्रेसेस, और ये 1 2 3 और फिर डॉट्स डॉट डॉट, और फिर कितने तक है 7 तक है, तो मैंने कामा करके 7 लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ जो है 5 और 6 नहीं लिखा, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं लिखा क्योंकि मैं आप लोगों को ये भी मैंने उस नेचुरल नंबर्स में ये नहीं समझाया कि हम इस पे लिमिट किस तरह लगा सकते हैं। अब फर्ज करें आप मुझे 100 नेचुरल नंबर का चाहिए, तो यहाँ पे मैं 100 लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं 100 पूरे तो नहीं लिख सकता ना, तो यहाँ पे मैं 100 लिख के ये खत्म करा दूंगा, डॉट्स डॉट्स के बाद यहाँ पे 100 लिखना है, तो ये हो जाएगा नेचुरल नंबर्स अप टू 100 का। ठीक है, इस तरह 8 पॉजिटिव इवन नंबर्स, तो मैंने 8 एलिमेंट्स बनाने हैं, ये नहीं है कि 8 तक, फर्स्ट 8 पॉजिटिव इवन नंबर्स, तो ये कौन कौन से होंगे, मैंने 8 एलिमेंट्स बनाने हैं, तो ये होगा कौन से इवन है, तो ये होगा 2 4 6 8 10, 8 कैसे लिख दिया 10 1 2 3 4 5, इस तरह आप लोगों ने 12 14 16। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लिखने हैं, 8 एलिमेंट्स बनाने हैं इसके। इस तरह सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 2। अब ये इसने लिमिट का बता दिया, यहाँ पे लिमिट का नहीं बताया, यहाँ पे लिमिट जो है वो बता दिया कि एलिमेंट्स कितने होंगे, यहाँ पे उसने रेंज बताया हुआ है। ठीक है, तो एमसीक्यूज में इसमें भी आप लोगों को कंफ्यूज करा सकते हैं कि जो है ये रेंज के हवाले से और लिमिट के हवाले से कि ये किस तरह उन्होंने लगाया हुआ है। तो अब ये -4 से लेकर 2 तक होंगे। अब आप लोगों को मैंने ये भी बताना है कि -3 जो है इज ग्रेटर देन -4। ठीक है, इसने लिखा है -3 ग्रेटर देन -4, तो -4 से हम ग्रेटर की तरफ जाएंगे, -3 -2 -1 0। जीरो ग्रेटर है या -4 ग्रेटर है, जीरो ग्रेटर है। इसका एग्जांपल इस तरह है कि फर्ज करें आप पे कर्जा है कुछ, ठीक है, कितने रुपए का है, 4 रुपए का है, और एक बंदा है उस पर बिल्कुल कर्जा ही नहीं है, तो कौन सा अच्छा हुआ, जिसपे बिल्कुल कर्जा ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह -4 वाला जो है ये छोटा है 0 से, -4 जो है ये छोटा है -3 से, -2 से, -1 से, इन सबसे छोटा है। ठीक है, तो हमने आगे जाना है 2 तक, तो -4 -3 -2 -1 0 1 2, इसका आंसर होगा। करली ब्रैकेट्स में बंद और हम सी के नाम से डिनोट कर लेंगे उसको। तो ये इस तरह ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने प्रैक्टिस करने और फिर बताने अगर किसी में कोई इशू हो तो। ठीक है, अब इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिखना है इसको। ठीक है, ये मैंने शायद बता भी दिया वहाँ पे कि x such that x belongs to natural numbers and x is less than or equal to 10।
ठीक है, ये मेरे पास इसका आंसर हो गया। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो हमारे पास x है ये एक ऐसा है, इसका मतलब सच दैट का मतलब मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये x जो है ये ऐसा है कि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और x जो है इसकी वैल्यू 10 से लेस है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, 10 से लेस है। यहाँ पे कैपिटल N आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। ये अब इंटीजर्स है, तो आप लोगों ने क्या लिखना है कि x सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर्स, इंटीजर्स किससे डिनोट करते हैं, z से, such that x is greater than -2 and less than 5। यहाँ पे ये सिंबल जो है यहाँ से एंड से आगे ये चेंज हो जाएगा, x is greater than or equal to -2 and less than or equal to 5। ठीक है, ये कर्ली ब्रेक से x सच दैट x भी लगाने आप लोगों ने, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोगों ने ये लिखना है इसको कि x सच दैट x बिलोंग्स टू, अच्छा ये है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेम्स ऑफ रिवर्स। ठीक है, यहाँ पे ये है 2 4 6, ये इवन नंबर्स है 20 तक। ठीक है, ये ऑड नंबर्स है इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, ये लिखनी है, प्रैक्टिस करें इसको तब ये समझ आएगा। अब ये है ऑपरेशंस ऑन सेट। अब हम आ रहे हैं सेट्स पे ऑपरेशन कैसे करें। ठीक है, ऑपरेशंस का मतलब ये है कि इसका यूनियन फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, यूनियन किसको कहते हैं, यूनियन कहते हैं कॉम्बिनेशन को। उसमें जो भी नंबर्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो उसको ड्रॉप करेंगे, अदरवाइज उसको लिखेंगे। ए में बी जो हो, बी में भी जो भी इनसे हो, जो भी चीज़ें हो सारे मिक्स करके लिखेंगे। हम एग्जाम्पल पे आते हैं, ये यूनियन का सैम्पल है, आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, हमारे पास ए है 1 2 3 4 और बी है 5 6 7। हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों को मिला के लिखते हैं। ये बुक वालों की मिस्टेक है शायद, ये कैसे लिखा हुआ है, ये गलती से उन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। ठीक है, हम डायरेक्ट आंसर वाले पे आ जाते हैं, ये सही लिखा है उन्होंने। ठीक है, हमने दोनों को कंबाइन करके लिखना है, तो 1 2 3 4 ये तरतीब से हैं सारे, ये हमने लिख दिया 1 2 3 4। यहाँ पे है 5 6 7, तो हमने 5 6 7 भी लिख दिया। अब अगर यहाँ पे भी 4 होता, यहाँ भी 4 है, तो हमने एक 4 लिखना होता है, एक 4 को ड्रॉप कर लेते हैं। वो क्यों, क्योंकि सेट में रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है, इसको हम कैसे बोलते हैं, ए यूनियन बी। सिंपल सी बात है, यूनियन में क्या करते हैं, कंबाइन करके मिक्स करके लिखते हैं, जो रिपीटेड नंबर्स हो उसको ड्रॉप कर देते हैं। इस तरह इंटरसेक्शन आ जाता है। इंटरसेक्शन को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि सेम नंबर्स ढूंढते हैं, जो सेम नंबर्स हो हम उसको कंबाइन करके लिखते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, सही है। तो हमारे पास ए क्या है 3 4 6 8, और यहाँ पे 3 5 6 7। हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो हम इसमें सेम नंबर्स ढूंढेंगे। 3 इसमें है तो हमने लिख दिया। ठीक है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है तो 4 ड्रॉप। 6 इसमें है तो हमने लिख दिया। 8 इसमें नहीं है तो 8 भी ड्रॉप। ठीक है, ये चला गया। 7 इसमें है, इसमें नहीं है तो ये भी ड्रॉप। ठीक है, 5 इसमें है, उसमें नहीं है तो ये भी ड्रॉप। क्या बचा हमारे पास, 3 और 6, यही आंसर है इसका। इंटरसेक्शन बिल्कुल जो है सिंपल। इस तरह ये आ सकता है कि इंटरसेक्शन की जो है बेसिक डेफिनेशन लिखें कि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं। तो आप लोगों ने लिखना है कि द सेट which consists of common members present in both sets, या the set consists of the common elements present in both sets A and B। इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। ये डेफिनेशंस जो है आप लोगों ने याद करने हैं, ये आ सकते हैं। ठीक है, ज्यादा मसला क्या होता है कि हम लोग एक्सरसाइज को ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, और थ्योरी और जो डेफिनेशंस है ये हमें समझ नहीं आती। जबकि एमसीक्यूज टाइप में वो तो डेरिवेशंस आप लोगों को नहीं दे सकते ना, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो नहीं दे सकते। तो वो क्या करते हैं, वो थ्योरी से, बेसिक से, और ये डेफिनेशंस है उनसे जो है क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस का मतलब है कि सब्ट्रैक्शन।
ये कैसे डिनोट करते हैं, सब्ट्रैक्शन से डिनोट करते हैं। इसको ए से डिवीजन से भी डिनोट करते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इन दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, उस चीज़ों में हम क्या करते थे कि अगर हम ए यूनियन बी फाइंड कर लें, ठीक है, या हम बी यूनियन ए फाइंड कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, ये आगे इसके प्रॉपर्टीज आते हैं, वो हम बताएंगे, उसमें भी ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है। सब्ट्रैक्शन में आप लोगों ने ख्याल करना है कि कौन सा पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है। अब अगर हमें कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी, तो बी हमने पहले लिखना है, ए बाद में लिखना है, फ्रॉम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट बता दिया कि ए माइनस बी करे, तो ए माइनस बी हमने क्या पहले ए लिखा, बाद में बी लिखा। अब बी के जो हिस्से है ये हम ढूंढेंगे वहां पे और उसको ड्रॉप करते जाएंगे। यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ भी है, ड्रॉप। यहाँ 4 है, 4 यहाँ भी है, ड्रॉप। 6 है, यहाँ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन कौन से बचे इसमें, अब हमने ए वाले, ठीक है, ए माइनस बी करना है, तो अब हमने ए वाले लिखने आंसर में 1 3 5, बी वाले नहीं लिखने, सिर्फ ए वाले लिखने। ठीक है, जो कि ए में बच गए हमने वही लिखने। अब आल्सो बी माइनस ए करें, तो अब हमने क्या करना है, बी वाले सेट को पहले लिखना है, ए वाले सेट को बाद में लिखना है। अब हम ए वाले ढूंढेंगे बी में और ड्रॉप करते जाएंगे। 1 इधर है, उधर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 इधर है, उधर भी है, ये भी ड्रॉप हो गया। 3 इधर है, उधर नहीं है, कोई मसला नहीं। 4 है इधर, उधर भी है, ये भी ड्रॉप हो गया। 5 है इधर, उधर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ नहीं है, 6 यहाँ पे है, ये बच गया तो हमने लिख दिया, ये आंसर है इसका। ये सब फ्रैक्शन है। ठीक है, इस तरह आ जाते हैं फिर के अच्छा, इसको अब वेन डायग्राम के लिए बना रहे हैं। ठीक है, वेन डायग्राम, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट, डिस मतलब के नॉट, और जॉइंट मतलब के जॉइंट उसमें हो। ठीक है, डिसजॉइंट का मतलब ये कि उसमें कोई भी कॉमन नंबर्स नहीं हो, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं हो। ठीक है, ये लिखा हुआ है यार, ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद करना है। ये है ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4 एंड 5। इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है कि जो यहाँ भी हो यहाँ भी हो, तो ये डिसजॉइंट होंगे। अगर इसको हम वेन डायग्राम पे डिनोट करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे बनेंगे। ठीक है, ये होगा ए, ये होगा बी, ठीक है, और ये होगा इसका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि इसमें कोई ना कोई पार्ट ओवरलैप हो रहा हो, कोई ना कोई पार्ट इसमें सेम हो। ठीक है, फर्ज करें हमारे पास है 1 2 3, यहाँ पे भी 4 आ गया, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में है, तो ये ओवरलैप करेगा। एक ये हमारे पास ए सेट हो गया, ये हमारे पास बी सेट हो गया, यहाँ पे 4 आ गया। 4 जो है वो दोनों का पार्ट है। यहाँ पे 5 भी आ गया, और यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, 4 जो है ये दोनों का पार्ट है, तो ये इसका ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब ये है इफ दे हैव एटलीस्ट वन कॉमन मेंबर। ठीक है, एटलीस्ट वन कॉमन नंबर हो, मतलब कि एक तो लाजमी होना चाहिए, बाकी ज्यादा जितनी भी हो। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट में आप लोगों ने फ़र्क भी जानना है कि इसमें फ़र्क क्या है, और इसके डिफिनीशंस भी याद करने हैं। इस तरह आ जाता है कि इंपॉर्टेंट चीज़, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होगा या सुपर सेट होगा, उससे हमने की कोई चीज़ माइनस करना है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। अगर हमने ए कॉम्प्लीमेंट करना है जिसपे ये ऊपर 12 जाए, इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लीमेंट है। इसको हम करेंगे यूनिवर्सल से माइनस। यूनिवर्सल का मतलब ये है कि वो यूनिवर्सल है, उसमें हर चीज़ अवेलेबल होगी। ठीक है, ये देखें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए मींस सेट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ यू व्हिच डू नॉट बिलोंग्स टू ए। व्हिच डू नॉट बिलोंग्स टू ए मतलब कि ए हमने उससे सबट्रैक्ट किया हुआ है, ए वाले एलिमेंट्स हमने ड्रॉप की हुई है। ठीक है, हमें क्या कहना है कि फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट, ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है कि u माइनस ए। यू वाला पहले लिखेंगे, ए वाला बाद में लिखेंगे। यू वाला पहले लिख लिया, ए वाला बाद में लिख दिया। अब ए के एलिमेंट्स हम यहाँ देखेंगे, ड्रॉप करेंगे। 1 है इधर, ये ड्रॉप। 2 है इधर, ये ड्रॉप। 3 है इधर, ये भी ड्रॉप। 4 है इधर, ये भी ड्रॉप। हमारे पास कौन से बचे, 5 6 7 8 9 10, ये हमने लिख दिया। ये कौन सा आ गया हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर यही होगा। ठीक है, अब जो है प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग यूनियन ऑफ सेट्स, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर हम ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एमसीक्यूज में ये किस तरह आ सकता है, ये आ सकता है
कि डज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन द यूनियन ऑफ सेट। आप लोगों ने कहना है कि यस, या ये लिखा होगा ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आप लोगों ने ट्रू करना है कि अगर हम बी पहले लिखें या ए बाद में लिखें या ए पहले लिखें बी बाद में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इसने यहाँ पे बताया भी है, ये इन्होंने ये नोटेशन गलत लिखे हुए हैं तो इस वजह से मसला हो रहा है अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो लेकिन यही में मतलब है कि अगर हम ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन में जो है वो यहाँ भी होल्ड हो रही है। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि डज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन यूनियन ऑफ सेट्स। तो आप लोगों ने लिखना है कि यस, या इसको ट्रू करना है, या वहाँ पे लिखा होगा कि होल्ड जो है वो ऑप्शन में होगा, होल्ड, नॉट होल्ड, नन ऑफ द अबव या बोथ या समथिंग। ठीक है, तो आप लोगों ने सिर्फ होल्ड का करना है। यहाँ ये होल्ड हो रहा है या सेटिस्फाई हो रहा है या टेस्टिफाई हो रहा है, ये चीज़ें इस किस्म के वर्ड्स होंगे। वहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके सोच समझ के आंसर देना है। दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, अभी हमारे पास 3 है तो ये एसोसिएटिव पे आ गया। ठीक है, अगर 2 है तो वो कम्यूटेटिव होता है। तो ये तीनों अगर मैं इन दोनों को यूनियन करके फिर बाद में इसके साथ यूनियन करूँ या इन दोनों को यूनियन करके बाद में इसके साथ यूनियन करूँ, कुछ भी करूँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इसके आप लोगों ने जस्ट कॉन्सेप्ट समझने हैं, बाकी यूनियन तो आप लोगों ने सीख लिया कि यूनियन कैसे करते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस का आ गया। अब डिफरेंस में इस किस्म के लॉज जो है ये होल्ड नहीं करते, ये आ सकता है एमसीक्यूज में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। अब अगर हम a से b को सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पे a सेट ये गिवन है, b सेट ये गिवन है, तो हम हमें कह रहे हैं कि a माइनस बी करें। हम b की एलिमेंट्स यहाँ देखेंगे, ड्रॉप करेंगे। ठीक है, 4 यहाँ नहीं है कोई मसला नहीं, 6 यहाँ नहीं है कोई मसला नहीं, 7 कोई मसला नहीं, 8 नहीं है कोई मसला नहीं है, हमारे पास ये पूरा सेट बच गया। ठीक है, इसमें जो इंटरसेक्शन नहीं था तो हमारे पास वापस a आ गया। ये आप इस तरह एमसीक्यूज में आ भी सकता है कि a माइनस बी इज इक्वल टू डैश। ठीक है, एफ ए और बी का इंटरसेक्शन जो है, ए और बी का इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट हो। ठीक है, वो हमारे पास क्या हो, नल सेट हो। कि अगर हमारे पास ए और बी का इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट हो तो ए माइनस बी क्या होगा, तो आप लोगों ने क्या लिखना है, इसमें ए सेट होगा वापस। ठीक है, इस तरह ये बी के लिए भी अप्लाई होगा। इस फार्मूले को अंडरस्टैंड करें, ये आप लोगों को समझ आ जाएगा। यहाँ पे इसने ये भी बात बताई हुई है कि a डिवाइड बाई बी इक्वल है a माइनस बी का, b माइनस ए इक्वल है b डिवाइड बाई a। और ये दोनों इसमें कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, ये सेम नहीं आ रहा। अगर हम a माइनस बी करें तो हमारे पास ये सेट बच रहे हैं, लेकिन अगर हम b माइनस ए करें तो ये सेट बच रहा है। जबकि यूनियन में ऐसा नहीं था, यूनियन में दोनों साइड से अवेलेबल थे, एप्लीकेबल थे। ठीक है, अब ये है कि अगर हम एम्प्टी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट करें। एम्प्टी सेट है मतलब कि इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम इसको यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट वापस आएगा। यूनिवर्सल सेट जो है उसको उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो मतलब कि यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट है, उसका लाजमी है एम्प्टी सेट आएगा। क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सपोज हमारे पास ये सारी चीजें, मैं इसको इससे ही सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो सारे ड्रॉप हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा भी कुछ भी नहीं, तो ये हमारे पास नल सेट होगा। ठीक है, इस तरह ये आप लोगों ने प्रूव करना है, ये भी प्रूव करना है, प्रैक्टिस करें। अगर इसमें इशू आ रहा था तो आप लोग बताएं, मैं समझा दूंगा। ठीक है, इस तरह ये भी है कि ये एक यूनिवर्सल सेट गिवन है 10, 11, 12, 13, 14। ये लाजमी नहीं है कि हमारे पास जो सेट्स हो वो 1 से 0 से नेचुरल से स्टार्टिंग से ही शुरू हो, वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ इसने 10 से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, ए का भी ये है और बी ये है, हमारे पास कह रहे हैं कि ये वेरीफाई करें, तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे करें कि ये वेरीफाई करें कि यू कॉम्प्लीमेंट जो है वो एम्प्टी सेट आएगा। यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि मैं यू से ही यू को माइनस करूँ, तो सीधी सी बात है कुछ भी नहीं बचेगा। ये जो है एम्प्टी कॉम्प्लीमेंट वो यू आएगा, मतलब कि मैंने यू माइनस एम्प्टी सेट करनी है।
तो अगर मैं कुछ भी इससे माइनस नहीं करूँ तो वापस सीधी सी बात है यू ही बचेगा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ये चीज़ है, ये प्रैक्टिस से ही आप लोगों को याद हो जाएंगे और अंडरस्टैंडिंग भी है। वहाँ पे अगर एमसीक्यू में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं वहाँ पे, तो आप लोग इसको छोटा सा एग्जांपल भी लिया करें कि अगर फर्ज करें ये है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, तो मैंने एक सेट लिया ए का, कंसिडर किया कि 1 और 2। ठीक है यू मैंने लिया, यू में मैंने एलिमेंट्स रखे थोड़े ज़्यादा, 1 2 3 रखे। ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी ऑपरेशन किया कि मैंने पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, ए कॉम्प्लीमेंट में फाइंड करूँ तो मेरे पास 3 बचा। ए कॉम्प्लीमेंट मैंने फाइंड किया, मेरे पास क्या बचा, 3। ठीक है, अब मैं ए कॉम्प्लीमेंट को यूनियन कर रहा हूँ ए के साथ। ये चूंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में होल्ड कर रही है तो कोई मसला नहीं, मैं ए को बाद में लिखूँ, ए कॉम्प्लीमेंट को पहले लिखूँ या क्या करूँ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं इन दोनों का वापस जो है यूनियन फाइंड कर रहा हूँ। 1 2 3 है, इसमें 3 में मैंने इसमें यूनियन किया तो मेरे पास वापस वही यूनिवर्सल सेट आ गया, तो मैंने टिक किया। ठीक है, इस तरह जल्दी जल्दी में आप लोग फिर वहाँ पे पेपर में ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये भी है, आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना है, ये थोड़े लेंथी होंगे। ठीक है, तो लेकिन इन एमसीक्यू में ये किस तरह आ सकता है, ये आ सकता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, या ये एक पोर्शन गिवन होगा, आगे जो है एम्प्टी स्पेस होगा। आप लोगों से पूछेंगे कि ये ए इंटरसेक्शन बी जो है होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि हम पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, फिर उसको यूनिवर्सल से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इज इक्वल टू डैश। नीचे बहुत सारे ऑप्शंस गिवन होंगे, तो आप लोगों ने ये याद करना है कि हमने ये ही सेलेक्ट करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें डिफरेंस देखें कि यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन है। जब ये कॉम्प्लीमेंट जो है बाहर वाला, इस 1 मिनट में इसको थोड़ा इरेज करूँ, इस पर ये जो ज़्यादा बन गए। ठीक है, आप लोगों को अभी समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखें, जब ये कॉम्प्लीमेंट वाला टर्म मैं इसके अंदर लेके आ रहा हूँ ब्रैकेट से, तो ये यूनियन इंटरसेक्शन जो है ये यूनियन में चेंज हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे अगर ये मैं यूनियन वाला टर्म है मैं इसके अंदर लेके आ रहा हूँ तो ये इंटरसेक्शन में चेंज हो रहा है। ठीक है, ये आप लोगों ने इस तरह माइंड मैपिंग बनानी है अपनी, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, अब ये वेन डायग्राम है, सेट्स पे अप्लाई हो रहा है, ये आप लोगों को मैंने समझा दिया कि अगर इसमें कोई कंबाइंड पार्ट है, इंटरसेक्शन इसका 0 नहीं है तो ये ओवरलैपिंग होंगे। अगर इंटरसेक्शन इन दोनों का 0 है तो ये डिसजॉइंट होंगे। अगर इंटरसेक्शन कंप्लीटली वही सेट आ रहे हैं तो ये सबसेट होंगे। ये देख सकते हैं आप, ओवरलैपिंग है, सबसेट है, डिसजॉइंट है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल ये कि जो बाहर है जिसमें सारे एलिमेंट्स इंक्लूड है। ठीक है, ए और बी है, इसका अगर हम करें इंटरसेक्शन फाइंड तो 2 आ रहा है तो 2 इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दोनों का पार्ट है, बाकी नहीं है, अलग अलग लिखे हुए हैं। सही है, इस तरह ये वेन डायग्राम आप लोगों ने समझना है, इसमें इतनी इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। इसमें ये है कि अगर इस तरह डायग्राम गिवन होगा, आप लोगों को बताएं कि इसको फार्मूले में लिखें, तो आप लोगों ने इसको फार्मूले फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसका जो है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 2 है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, वो हमारे पास आ रहा है 2। ठीक है, इस तरह इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 0 आ रहा है, ये इस तरह का लिखना होगा। ये अब प्रैक्टिस है। ठीक है, ये जो है ये आप लोगों ने करने, प्रैक्टिस करें। ये तो भाई कम्यूटेटिव लॉ है, ये भी कम्यूटेटिव लॉ है, ये एसोसिएटिव है, ये एसोसिएटिव है यूनियन के इंटरसेक्शंस के। ठीक है, ये आप लोगों ने प्रूव करने हैं कि अगर मैं पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन करूं बाद में इसका इंटरसेक्शन करूं, या ये सारी चीज़ें ये इजी है, बिल्कुल आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है सिर्फ इसके। अब ये हमारे पास है एमसीक्यूज टाइप के, ये एग्जैक्टली जो है आ सकते हैं पेपर में आप लोगों ने इसके लाजमी प्रैक्टिस करना है। ये अगर हमारे पास ए बी सी है, यू बी ये है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, और ये हमारे पास जो है सेट अंडर कंसिडरेशन है। हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो यू से हम ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए इसमें ए है, इसमें भी है, ये ड्रॉप, बी इसमें भी है, ये ड्रॉप, सी इधर भी है, इधर भी है, ये भी ड्रॉप। तो हमारे पास कौन से बच्चे, डी ई। डी ई देखे कहाँ पे है, ये वाला। ठीक है, डी वाला सही ऑप्शन। इस तरह बी माइनस ए करना है तो बी पहले लिखेंगे, ए बाद में लिखेंगे। ए के एलिमेंट यहाँ देखेंगे, ड्रॉप करते जाएंगे, एल बी ड्रॉप, एम बी ड्रॉप, एन बी ड्रॉप, कौन सा बच्चा, ओ, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है,
इस तरह ये पी इंटरसेक्शन क्यों करना है, इसमें कौन से पार्ट कॉमन है, 2 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी है, बाकी सारे ड्रॉप हो जाएंगे, तो 2 3 जो है वो कौन सा ऑप्शन है, ए वाला। इस तरह ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, सही है, और ये अंडरस्टैंड करना है। बस सेट्स के लिए अभी तक यही था, और